नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे इश्यू और पॉलिसी की जो हर एक नेशनलिस्ट होता है उसको दिल में चुभता है। बात है उस इकोसिस्टम की जो इंडिया के लिए बहुत दिक्कतें क्रिएट करता है। ये वर्ड आप बहुत सुनते होंगे, बहुत इसका आपने इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखा होगा, पर ये कहीं दिखता नहीं है। वर्ड है डीप स्टेट। और ये डीप स्टेट कौन चलाता है? कोई गवर्नमेंट चलाती है, कोई इंस्टीट्यूशन चलाती है, या है क्या? डीप स्टेट ना चाइना की पैदाश है, ना पाकिस्तान की, ना यूएस की। डीप स्टेट एक जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने में पूरी तरह से कोशिश करता है। आज बात करेंगे जॉर्ज सोरोस की। नाम तो बहुत सुना है, आज थोड़ी उसकी छानबीन की जाए कि ये जो सोरोस अंकल है, जो हमारे राहुल गांधी और कांग्रेस के फेवरेट अंकल हुआ करते हैं, उनके बारे में, उनकी थोड़ी बायोग्राफी के बारे में, उनकी एक्टिविज्म और उनकी फिलैंथ्रोपी सो कॉल्ड, उसके बारे में हम थोड़े जानने की उसकी कोशिश करेंगे। आज एफआईआर पूछेगा ये क्या कोई एक्टिविज्म है या ये कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहता है जो एक सिविलाइजेशन को पूरी तरह से बर्बाद करने में काम करता है। 1930 में बुडापेस्ट, हंगरी में ये अंकल का जन्म होता है। ही वाज अ वर्ल्ड वॉर 2 सर्वाइवर। उसके बाद वो अपनी एजुकेशन करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं। वहाँ से वो फिर न्यूयॉर्क शिफ्ट होते हैं और यहाँ वो उनकी न्यूयॉर्क में अपनी कर्मभूमि बनाते हैं। उन्होंने इनिशियल स्टेजेस में टिल 1976 हेज फंड मैनेजर के हिसाब से काम किया। इस वजह से वो वर्ल्ड के और मेजॉरिटी आई कैन से यूरोपियन और अमेरिका के धनिक लोगों के संपर्क में आए। उनके वो फंड्स को मैनेज करते थे। वैसे मैनेज करते करते उन्होंने उनका अपना हाउस उन्होंने क्रिएट किया। एंड देयर आफ्टर उन्होंने उसी पैसे का उपयोग एक ऐसी ओपन सोसाइटी जो कार्ल पॉपर की डॉक्ट्राइन पे चलती है, दैट इज ओपन सोसाइटी फोरम का एक उन्होंने हथियार बनाया, उस पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसके बाद उन्होंने एक अपनी सोच को प्रोपोगेट करना उसी पैसों से शुरू किया। ओपन सोसाइटी का मतलब क्या है? उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो माइनॉरिटीज है उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करो, उनको खुली छूट दो। जिस कंट्री का जो सिविलाइजेशन है उसको पूरी तरह से खत्म करो। जो एक गवर्नमेंट, अगर तो कोई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होती है, वो अगर तो पावर में होती है तो उसको वीकन करने की कोशिश करो। और यहीं से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है ओपन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन सोसाइटी का। दैट इज विथ अ नेशनलिस्ट अप्रोच की जब गवर्नमेंट किसी कंट्री में होती है, उनके साथ उनका ये एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और सोरोस जो है वो इसी काम में माहिर है। आज ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की ऑफिसेज मोर देन 100 कंट्री में, 100 से ज्यादा देशों में कार्यरत है। ये जो उनकी जो ऑफिसेज है वहां से उस कंट्री के अंदर एक फंडिंग की जाती है और उस फंडिंग से एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। एक बात तो बहुत सिंपल है, पैसा न्यूट्रल होता है, आइडियोलॉजी नहीं। ओएसएफ जो है वो एक मीडिया का एक नैरेटिव प्रोपोगेट करता है, एक लीगल सिस्टम को क्रिएट करता है जो देश की जुडिशरी है उसको भी हिलाने की कोशिश करता है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एक जब फॉरेन किसी इंस्टीट्यूशन का फाउंडर किसी भी देश में एक फंडिंग करता है तो क्या वो चैरिटी है या इंटरफियरेंस? डेफिनेटली जॉर्ज सोरोस बहुत ही डेंजरस किस्म का आदमी है। इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वो एक कीड़ा है जो घुसने की पूरी कोशिश करता रहता है। जो भी नेशनलिस्ट कंट्री है, जैसे कि हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, इजराइल हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सारी कंट्रीज का ओएसएफ फाउंडेशंस के साथ सीधा पंगा होता है। बिकॉज ऐसी कंट्रीज में एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट अप्रोच होती है। आपने इजराइल के बारे में देखा है, आपने रशिया के बारे में देखा है। अब 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, उसके बाद एक आप नेशनलिस्ट अप्रोच आप देख रहे हो। यहाँ पे एक कल्चरल कंटिन्यूटी को हम मेंटेन करना चाहते हैं। एक इलेक्टोरल से जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है उनका एक मेजॉरिटेरियन जो पीपल है, जैसे हम हिंदुस्तान में हिंदूज की बात करते हैं, उनको कोई हार्म ना पहुंचे उसकी कोशिश की जाती है। तो जब ऐसी कोशिश की जाती है तो ओएसएफ फाउंडेशन उस कोशिश में दखल अंदाजी करता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ है कि सोरोस डीप स्टेट चलाता है इंडिया के लिए? वेल, ऐसे जो प्रूफ्स होते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते, वो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है।
अगर तो इफ यू लुक एट द फार्मर प्रोटेस्ट या सीएए प्रोटेस्ट या कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट का मुद्दा है, इन सब के पीछे फंडिंग कहां से आती होगी? कभी ये सोचा है? हम एक फंक्शन अगर तो करना है घर का, तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए। फार्मर प्रोटेस्ट इतना लंबा चला, अगर तो आप उस टाइम गए हो तो उन्होंने हाईवेज ब्लॉक कर दिए थे, टोल बूथ्स को सारा उन्होंने कैप्चर कर लिया था, वो पूरे टाइम वहां बैठे रहते थे। फंडिंग तो कहीं ना कहीं से आनी होती है, वो फंडिंग कहां से आती है? या फिर एक जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, जब राहुल गांधी किसी देश विदेश की टूर पे जाते हैं और वहां जाके जब वो अपना बकवास करते हैं कि जब वो मुंह खोलते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, तो ये सब चीजें उनको कौन बुलाता है? उनको 10,000 रुपए की नौकरी भी इंडिया में कोई दे नहीं सकता। ऐसे राहुल गांधी को बाहर की यूनिवर्सिटीज में बुलाते हैं और वो एक बकवास करते हैं इंडियन सिस्टम के ऊपर, इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि जो फॉरेन फंडिंग आती है उनको सोर्स को रूट आउट करता है, कहाँ से आती है और कहाँ पर वो यूज होती है, पर काफ़ी चीज़ें प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर गवर्नमेंट उसकी ट्राई हमेशा करती रहती है। आज भी हम, चाहे वो दिल्ली के राइट्स हो, चाहे वो कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स रही हो, हम कभी ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। पर अगर तो एक आप पैटर्न को देखते हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हुआ हो, चाहे वो नेपाल में हुआ हो, चाहे वो वेनेजुएला में ट्रंप ने अभी लेटेस्ट किया हो, चाहे वो श्रीलंका में हुआ हो, या फिर अब ईरान में जो होने वाला है, इन सब के पीछे एक डेफिनेट पैटर्न है। कहीं ना कहीं यूथ को उनको ऐसा किया जाता है, उनको फीड दिया जाता है कि अचानक वो सड़क पे आ जाते हैं, वो बिल्कुल जो गवर्नमेंट होती है उनको बुरी तरह से उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, प्रॉपर्टीज को, उनकी जान लेने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक एक जो, और ये बहुत स्लो पॉइजन होता है। ये ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला का हादसा अचानक ट्रंप ने किसी मॉर्निंग में खड़े होकर डिसाइड कर दिया कि आज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हमें कैप्चर कर लेना है। ये 2022 से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में एक काफ़ी तनाव चल रहा था, जिसका धीरे धीरे नैरेटिव सेट किया गया और फाइनली ऑन द चार्जेस ऑफ द प्रिटेक्स्ट ऑफ द ड्रग्स प्रेसिडेंट को वहां से उठा लिया गया। अगर तो मैं बात करूं कि क्रिटिसिज्म एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट केस के खिलाफ होना चाहिए, तो ठीक है, कुछ हद तक होना चाहिए, जहां पर कुछ चीजें बहुत वैलिड होती है, बट इनवैलिड क्रिटिसिज्म को हमें सहना नहीं चाहिए, हमें सुनना भी नहीं चाहिए, हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि क्या ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो बराबर है और जो डीप स्टेट कर रही है वो गलत है। जो डीप स्टेट होती है वो गवर्नमेंट की हर चीज के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ बार बार गवर्नमेंट, मेरा मतलब है इंडिया की बात कर रहा हूँ, और ये पर्टिकुलरली मैं मोदी गवर्नमेंट पर जो 2014 से डीप स्टेट का एक इंटरफेरेंस चला है इन टर्म्स ऑफ कि सोनिया गांधी हो या चिदम्बरम हो या राहुल गांधी हो या पूरी कांग्रेस की इकोसिस्टम है, और जैसे वोट चोरी कर दिया, जैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में ये कर दिया या चौकीदार चोर ये कर दिया, तो नैरेटिव्स बहुत करते रहेंगे। पर किसी दिन अगर तो ये नैरेटिव सच हो गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये हमें सोचना है। तो हमारे देश को ये ध्यान रखना है कि ऐसे नैरेटिव्स जो अब तक चलते आए वैसे फ्यूचर में चलते रहेंगे, और जो 55 साल के यूथ लीडर है राहुल गांधी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को डिरेल कर दे। ट्रंप ने बोला था कि इंडिया इज नॉट इट्स अ डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी बिल्कुल अपनी पार्लियामेंट के बाहर आके बोल दिया कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। पर अभी इंडिया हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जापान को ओवरटेक कर दिया है, एंड बाय 2026 और अर्ली 2027 में हम जर्मनी को भी सरपास कर जाएंगे। तो ऐसी सब चीज़ों से हमें अपने आप को बहुत ही संभल के चलना है। कोशिश पूरी की जाएगी कि हमारे साथ ये जो डीप स्टेट होती है वो कोई ना कोई गड़बड़ करने की ट्राई करेगी, बट नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स को, ये किसी भी कंट्री की हो, उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ में हम इन चालों में फंसे नहीं। हम भले ही आज बोलते हो कि हम इंडिया बहुत बड़ा देश है, हमारे यहाँ नेपाल जैसी या बांग्लादेश जैसा या श्रीलंका जैसी कोई हरकत, इवन पाकिस्तान में अगर तो इमरान खान वो तो मोस्ट पॉपुलर अगर तो गवर्नमेंट थी एंड यू द पॉपुलर लीडर, आज भी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। भले उनकी जो गतिविधियाँ थी वो एंटी इंडिया थी, बट डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए तो वो मसीहा थे, उनको भी उखाड़ के फेंक दिया। ऐसी जब चीज़ें हरकतें हो रही है तो हमें डीप स्टेट को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, पूरी तरह से हमें एड़ी चोटी का जोर लगा के उनका सामना करना चाहिए, एंड वी शुड स्टैंड विद मोदी गवर्नमेंट। जय हिंद, जय भारत। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपनी राय और कमेंट्स इस वीडियो में डालिए। थैंक यू।